एपिसोड 5 की शुरुआत जेजे से होती है, जो अकेली बैठी है और उदासी में डूबी हुई है। उसका दिमाग बिल्कुल शांत नहीं है। हर बात बार बार उसके दिमाग में घूम रही है। वो लगातार यही सोचती रहती है कि कैसे आर्ट्स ने उसका कीफिर पर ट्रस्ट को हिलाने की कोशिश की थी, उन बातों की वजह से जो उसने कही थी और जिन्हें उसने एक से ज़्यादा बार दोहराया था। वो सोचती है कि क्या वो सिर्फ उसके जज्बातों से खेल रहा था, क्या वो उसे मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन दिल से वो इस बात पर बिल्कुल यकीन नहीं कर पाती, एक पल के लिए भी नहीं। उसे याद आता है कि कैसे कीफिर ने उस पर पूरी तरह भरोसा किया था, कैसे उसने अपना दिल उसके सामने खोल दिया था और उसे अपने और अपने पिता के बीच चल रही हर बात बता दी थी। वे एक दूसरे पर भरोसा करते थे, एक दूसरे का सहारा बनते थे और हाँ, वे एक दूसरे से प्यार भी करते थे। यह एहसास उसे गर्माहट देता है, लेकिन साथ ही उसे उलझन में भी डाल देता है। तभी वो एक फैसला करती है। वो तय करती है कि उसे आर्ट्स को एक मैसेज भेजना होगा और उसे अपने रिश्ते के बारे में बताना होगा, उस सच्चाई के बारे में जिसे वो अब और नहीं छुपा सकती। उस मैसेज की वजह से फोन बज उठता है। कॉल कीफिर की होती है। वो उसकी आवाज़ से ही समझ जाता है कि कुछ गलत है। उसका लहजा बदला हुआ है, कांप रही है। उसे एहसास हो जाता है कि वो रो रही थी। उसके दिमाग में तुरंत बुरे ख्याल आने लगते हैं। क्या आर्ट्स ने उसके साथ कुछ किया? क्या उसने उसे चोट पहुंचाई? उसके अंदर गुस्सा भड़क उठता है। वो तय कर लेता है कि अगर आर्ट्स ने हद पार की है तो वो अंजाम की परवाह किए बिना उसे मारेगा। वो हर हाल में उसे जेजे से दूर रखेगा। वो लड़ने को तैयार है, बहस करने को, उसके लिए उसके परिवार के किसी भी इंसान के खिलाफ खड़े होने को। जब वो ये सब उसे बताता है तो वो उसे ऐसे देखती है जैसे वो पागल हो, लेकिन उसकी इस पागलपन में भी उसे सुकून मिलता है। वो उसे सीधे सीधे कह देता है कि वो उससे प्यार करता है। वो ये बात बार बार दोहराता है, जैसे बार बार कहने से वो उसे हमेशा के लिए सुरक्षित रख सकेगा। वो उसे रोक देती है क्योंकि वो कुछ और चाहती है। उसे लंबे भाषण नहीं चाहिए, वो बस वही सिंपल शब्द सुनना चाहती है, आई लव यू। तो वो फिर से कहता है, इस बार अपने प्यार की तुलना पूरे ब्रह्मांड से करता है, बहुत बड़ा, बिना किसी सीमा के। दोनों मुस्कुरा देते हैं। टेंशन के बीच खुशी झलकने लगती है। वो उसे भरोसा दिलाता है कि अगर कभी एंजेलो को सब पता चल गया तो वो उससे बात करेगा। अगर बात लड़ाई तक भी पहुंची तो उसे फर्क नहीं पड़ता, उसके लिए बस जेजे मायने रखती है। वो खुले दिल से, ईमानदारी से उससे अपने प्यार का इजहार करता है और आखिरकार वो भी उससे अपने प्यार का इजहार कर देती है। उसी पल सेने वहां आ जाता है और माहौल अचानक बदल जाता है। उसे झुंझलाहट होती है क्योंकि वो हमेशा गलत समय पर आ जाता है, हमेशा बीच में टपक पड़ता है। उसे लगता है कि जेजे उसे पसंद करती है, खासकर क्योंकि वो खुद को हैंडसम मानता है। लेकिन जेजे का ऐसा कोई इरादा नहीं है कि वो उसे किसी गलत फहमी में रहने दे। उसकी मौजूदगी उसे बहुत परेशान करती है। वो उस पर पलटकर जवाब देती है और ठीक उसी जगह वार करती है जहां उसे सबसे ज्यादा दर्द होता है, उसकी चोट पर, जो अभी भी उसे तकलीफ देती है। वे झगड़ते हैं और तभी वो बताता है कि वो जा रहा है क्योंकि उसकी माँ अपार्टमेंट में फर्नीचर ले आई है और वे जल्द ही शिफ्ट होने वाले हैं। वो उससे मजाक करने लगती है, उसे छेड़ती है कि वो उसे अकेला छोड़कर जा रहा है। उसके जाने का ख्याल आते ही उसे एहसास होता है कि वो उसे मिस करेगी। वो वादा करती है कि वो उससे मिलने वहां आएगी। वे साथ में हंसते मजाक करते हैं, खासकर जब वो बताता है कि वो कमरे का कितना ध्यान रख रहा है। उसे अजीब सी खुशी महसूस होती है उसके लिए कि आखिरकार उसका अपना घर होगा, कि वो दूसरों पर निर्भर रहने के बजाय खुद पर निर्भर होगा। लेकिन इन सब के बावजूद उसका दिल बेचैन ही रहता है। यूरी के साथ उसकी स्थिति को लेकर वो अभी भी उलझन में है। बाहर से देखने पर उनके बीच सब कुछ बिखरता हुआ नजर आ रहा है। वो अपने ख्यालों में घूम जाती है, खाली जगह को घूरती रहती है। सैने को लगता है कि कुछ गलत है, लेकिन वो इनकार कर देती है। आखिरकार वे सोने का फैसला करते हैं। उस रात उसके ख्याल उसे चैन से सोने नहीं देते। वो भविष्य के बारे में सोचती है, आने वाले दिनों के बारे में। वो जानती है कि उसे यूरी से बात करनी होगी, खासकर क्योंकि उसने कीफिर को चुन लिया है। वो यूरी की दोस्ती बचाना चाहती है ताकि ये घर पूरी तरह टूट न जाए। सुबह होती है, सीन बिना रुके गाना गा रहा होता है और वो इससे बर्दाश्त नहीं कर पाती। उसकी आवाज़ से उसका सिर दर्द करने लगता है। अफरा तफरी में वो अपना कार्ड ऊपर भूल जाती है, तो वो बाहर उसका इंतज़ार करने का फैसला करता है। तभी एर्स आ जाता है। वो उसे देखकर सीधे कह देता है कि उसे यूरी से शादी कर लेनी चाहिए। वो मानता है कि वो खूबसूरत है, लेकिन जब वो कीफिर से प्यार करती है तो यूरी से शादी कैसे कर सकती है। उसकी बातें भारी लगती हैं, असहज भी, लेकिन दर्दनाक रूप से सच होती हैं। उसे एहसास होता है कि उसे यूरी को सच्चाई बतानी ही होगी। उसे बताना होगा कि वो कीफिर से प्यार करती है और उसे यूरी के साथ रिश्ता ख़त्म करना होगा, इससे पहले कि वो उसे और ज़्यादा चोट पहुंचाए या उसे हमेशा के लिए खो दे। उसके ख्याल उस पर हावी हो जाते हैं। वो स्कूल जाती है, अब भी नहीं जानती कि यूरी का सामना कैसे करेगी। वो उसे मिलने के लिए मैसेज भेजने के बारे में सोचती है, लेकिन वो जवाब देता है कि उसे बुखार है और वो आ नहीं सकता। वो उसकी चिंता करती है, उसे अपना ख्याल रखने को कहती है, लेकिन अंदर से परेशान हो जाती है। वो उससे मिलकर सब ठीक से समझाना चाहती थी। अचानक कीफिर सामने आ जाता है। वो दिखावा करती है कि सब ठीक है, जिद करती है कि वो बिल्कुल ठीक है। वो उसे बताती है कि सीन रॉकी के पास गया है, फिर आखिरकार सच मान लेती है कि उसे गिल्ट महसूस हो रहा है। उसे यूरी को उनके बीच चल रही हर बात बतानी ही होगी। कीफिर उससे सहमत होता है, वो भी उलझन में है। उसे भी नहीं पता कि वे दोनों फिर से एक ही लड़की से कैसे प्यार करने लगे। उसे नहीं पता कि क्या करना चाहिए, लेकिन एक बात उसे पक्की पता है, वो उसे चाहता है।
वो उसके साथ रहना चाहता है और सबका सामना करना चाहता है, चाहे लड़ाई ही क्यों ना करनी पड़े। वो उससे कहता है कि अगर कुछ भी हो तो वो तुरंत उसे कॉल करे, वो बिना सोचे उसके पास आ जाएगा। इस बीच यूरी घर पर है, गुस्से में कड़ी ट्रेनिंग कर रहा है। वो अपने गुस्से को हर चीज़ पर निकाल रहा है। वो तय करती है कि वो उससे मिलने जाएगी क्योंकि वो बीमार है। उसका दिल दर्द से भर जाता है। वो चाहती है कि वो खुश रहे, बिना दर्द के शांत जिंदगी जिए। वो आखिरकार फैसला कर लेती है, वो उसे अब सच बताएगी। वे साथ बैठते हैं। यूरी तुरंत समझ जाता है कि कुछ गलत है। वो माफ़ी मांगती है, उसकी आवाज़ कांप रही होती है। वो उसे बताती है कि उसने कोशिश की थी, सच में कोशिश की थी, लेकिन वो कीफिर से प्यार करना बंद नहीं कर पाई। उसकी फीलिंग्स उसे बार बार उसी की ओर खींच ले जाती थी। यूरी चुपचाप सुनता है, फिर बोलता है। वो कहता है कि शुरू से ही उसे पता था कि वो कीफिर को चुनेगी। कम से कम उसने कोशिश की, कम से कम उसने भी कोशिश की, लेकिन आखिर में वो हार गया, एक बार फिर। वो मूर्ख नहीं है, उसे सब पता है। उसे ये भी पता है कि न्यू ईयर ईव पर क्या हुआ था, भले ही उसने उसे कभी बताया नहीं। उसके पास ऐसे लोग हैं जो सच्चाई निकाल लाते हैं। फिर उसका लहजा ठंडा हो जाता है। वो उसे जाने को कहता है। वो उसे कीफिर के टच में रहने की इजाज़त देगा, लेकिन फिर भी वो उससे शादी करेगा और वो कीफिर की कंपनी तबाह कर देगा, चाहे इससे उसे खुद को नुकसान क्यों ना पहुंचे, क्योंकि उसने उसे पहले चोट पहुंचाई थी। वो उससे कहता है कि ये बात अच्छी तरह याद रखे, आखिर में वो उसी की होगी, सिर्फ और सिर्फ उसकी। वो वहाँ से जाना चाहती है। वो उस पर इल्ज़ाम लगाता है कि वो एला जैसी है, जो लोगों का इस्तेमाल करके अपनी मर्जी का हासिल करती है। वो रोते हुए वहाँ से चली जाती है और वो पीछे रह जाता है, दर्द में जलता हुआ, क्योंकि इन सब के बावजूद वो उससे सच में प्यार करता है। वो कीफिर के पास भागती है, बेकाबू होकर रोती हुई। वो उसे बताती है कि यूरी शादी कैंसिल नहीं करेगा। वो उससे गिड़गिड़ाकर कहती है कि वो कोई हंगामा न करे। कीफिर प्यार से उसे शांत करता है, उसके आंसू पोंछता है। वो जल्दी से उसे किस करता है, ये कहकर चढ़ाता है कि वो बच्चे की तरह रो रही है। वो उसे भरोसा दिलाता है कि वे ज़रूर कोई रास्ता निकालेंगे, कोई तरीका जिससे ये शादी होने से पहले रोकी जा सके। वो पूरा ध्यान उसी पर रखता है, हर पल उसका ख्याल रखता है। फिर वो उसे एक ज़रूरी बात बताता है। उसने पर्सी से बात की है, जैसा उसने वादा किया था। उसे उसके पिता के बारे में जानकारी मिल गई है। उसने उस सेक्रेटरी से संपर्क किया जिसने उसे उसके पास पहुंचाया था। उसने रिकॉर्डिंग सुनी। जवाब, वो आदमी मरियानो से बिल्कुल संपर्क नहीं करना चाहता। असल में ऐसा लगता है कि वे उससे संपर्क ही नहीं कर पाएंगे। इसके बजाय वे जल्द ही लौटेंगे जेजे को लेने के लिए। वो उलझन में पड़ जाती है, कुछ भी समझ में नहीं आता, लेकिन उनके पास इंतजार करने के अलावा कोई चारा नहीं है और वो इससे पहले ही थक चुकी है। फिर भी कीफिर उसे उम्मीद देने की पूरी कोशिश करता है। वे एक शांत खुश पल साझा करते हैं। वो थोड़ी शांत होती है, हल्के हल्के रोती है और वे साथ में वहाँ से चले जाते हैं। वो उसे घर तक छोड़ने आता है। वो मुस्कुरा रही होती है, तभी अचानक उसे एंजेलो दिख जाता है। डर उसके अंदर दौड़ जाता है। वो तुरंत छिप जाती है और कीफिर को भी अपने साथ खींच लेती है। वे चुपचाप नीचे उतरते हैं। वो मजाक में उससे कहती है कि अगर एंजेलो उससे लड़े तो उसे तैयार रहना चाहिए, क्योंकि वो बहुत ताकतवर है। कीफिर कॉन्फिडेंस से बातें करता रहता है, इसे हल्के में लेता है। वो लापरवाही से कहीं थूकता है और बेझिझक आगे बढ़ जाता है। वो छिपना छोड़ देता है और उसे ठीक से एस्कॉर्ट करता है। अचानक एरिस सामने आ जाता है। वो डर के मारे जम जाती है। एरिस उसे पकड़ने बढ़ता है, लेकिन कीफिर उसे पीछे खींच लेता है। सबके सामने उसे किस करता है और खुलेआम अपने प्यार का इजहार करता है। एरिस गुस्से से भर जाता है और वहां से चला जाता है। कीफिर भी चला जाता है, जेजे को भारी दबाव में छोड़कर। उसे समझ नहीं आता कि अब क्या करे। दिन बीत जाता है। सीएन अपना सामान पैक करने आता है। वो हमेशा के लिए जा रहा है। वो उसका सामना करता है, कहता है कि वो उससे प्यार करता है, लेकिन वो उसे तुरंत चुप करा देती है। वे फिर से बहस करते हैं जब वो उसकी मदद कर रही होती है। अचानक उसका पैर फिसल जाता है और वो गिर जाती है। बैग उड़कर एरिस को लग जाता है और उसे चोट लग जाती है। वो माफी मांगने के लिए दौड़ता है, सोचते हुए कि जाते जाते भी वो मुसीबत ही बन रहा है। वे एक दूसरे को दोष देने लगते हैं। तभी एंजेलो आ जाता है और एरिस को उसके पिता, जो डॉक्टर हैं, उनके पास ले जाता है। वे साथ चले जाते हैं। वो एंजेलो को धन्यवाद देती है कि उसने सीएन को सुरक्षित घर पहुंचा दिया। आखिरकार वो थोड़ा सुकून पाने की कोशिश करती है। वो सोचने लगती है कि वो कंपनी को कैसे बचा सकती है, कैसे मदद कर सकती है, लेकिन जितना भी सोचती है उसे कोई और हल नहीं दिखता। तभी अचानक बार का मालिक सामने आ जाता है। वो उसे तुरंत पहचान लेता है। ये सब एंजेलो के सामने होता है, जो उसे भी जानता है। ऐसा लगता है जैसे वो हर जगह मौजूद हो। वे वार्मली एक दूसरे का वेलकम करते हैं, ये समझते हुए कि वे किसी तरह उसी क्लब में मिले थे और एक दूसरे को जान पाए थे। वही जगह जो उसके दिल में तुरंत डर भर देती है, खासकर एंजेलो को लेकर, क्योंकि वो जगह उसके लिए पहले से ही खतरनाक है। अचानक वो आदमी फिर सामने आता है और उनसे वार्मली मिलता है। वो मालिक को देखता है और नोटिस करता है कि वो कितना बूढ़ा हो गया है। मालिक मुश्किल से बोल पाता है जब लोग उसे इस तरह पहचान लेते हैं। वो मुस्कुराती है, उसे देखकर खुश होती है, लेकिन साथ ही एंजेलो की वजह से उसका दिल डर से सिकुड़ जाता है। एंजेलो उस पर गुस्से से सवाल करता है कि वो बिना बताए क्लब क्यों गई थी, चाहे ये कितने समय पहले की बात हो। उसकी चिंता गुस्से के रूप में बाहर आती है।
वे ऊपर उसकी माँ के पास जाते हैं और फिर उन्हें एक चौंकाने वाली खबर मिलती है। एरिस को अस्पताल ले जाया गया है। डर उन्हें तुरंत जकड़ लेता है। समय भारी और धीमा बीतता है और वो क्लास में बैठी खोई रहती है। उसका दिमाग एरिस के साथ जो हुआ उसी के बारे में घूमता रहता है। वो खाली जगह को घूरती रहती है। कीफियर उसकी बेचैनी नोटिस करता है। वो सोचता है कि वो फिर से सब कुछ सोच रही है, लेकिन वो उसे सच बताती है कि वो परेशान है क्योंकि एरिस के फेफड़ों में फाइब्रोसिस है और किसी को इसकी असली वजह नहीं पता। ज्यादा कुछ कहे बिना कीफियर धीरे से उसका हाथ पकड़ता है, उसे भरोसा दिलाते हुए कि एरिस ठीक हो जाएगा, कुछ भी बुरा नहीं होगा। उसी वक्त सीएन उन्हें साथ देख लेता है। वो तुरंत क्लास में ही सबके सामने उन्हें चिढ़ाने लगता है। उन्हें परफेक्ट कपल कहता है, लेकिन उसके डर फिर से बढ़ने लगते हैं। एक डर के ऊपर दूसरा डर चढ़ता जाता है। अचानक टीचर क्लास में आती है और सबको किताबें निकालने को कहती है। वो पढ़ाना शुरू करती है। टीचर के पढ़ाते समय कीफियर जानबूझकर उससे टकराता है, मजाक करता हुआ, बिल्कुल बेपरवाह। वो क्लास छोड़कर जाने के बारे में सोचती है, लेकिन अपनी जगह छोड़ने से मना कर देती है। तभी कीफियर अचानक उसे अपनी तरफ खींच लेता है और पूरी क्लास के सामने उसे अपनी गोद में बिठा लेता है। वो सन्न रह जाती है जब टीचर उन्हें टोकती है। कीफियर आराम से ऐलान करता है कि अब वो उसका नाम अपने साथ रखती है, कि वो उसी की है। पूरी क्लास शोर मचाने लगती है, हंसती है, उसे चिढ़ाती है। कोई भी उसकी मदद नहीं करता। शर्मिंदा और परेशान होकर वो विरोध करने की कोशिश करती है, लेकिन टीचर बस उसे अपनी सीट पर लौटने को कहती है और फिर कीफियर से वही सवाल पूछती है जो उसने अभी समझाया था। कीफियर तुरंत जवाब देता है, साफ और कॉन्फिडेंस से। सब हैरान रह जाते हैं। उसके मजाक के बावजूद वो सच में ध्यान से सुन रहा था। उसने सब समझा था। ये झटका सबको लगता है, खासकर जेजे को, जो कुछ कह ही नहीं पाती। फिर कीफियर खुलेआम कह देता है कि वो उससे प्यार करता है। वे मुस्कुराते हैं, उनके चेहरों पर खुशी चमक उठती है। फिर वे अपनी जगह बैठ जाते हैं। सबकी नजरें उन्हीं पर टिकी रहती हैं। कुछ उनके लिए खुश हैं, कुछ साफ तौर पर नाराज। समय बीतता है और लंच ब्रेक आ जाता है। वो ड्रू, डेंजिल और मायो के बारे में पूछती है, उनकी गैर मौजूदगी नोटिस करती है। तभी कीफियर फिर से आ जाता है, जोर से उनका नाम साथ में लेकर। यह ऐलान करता है कि अब वो उसकी पत्नी है। वो कहता है कि वो उसकी पत्नी होगी, उसकी जिंदगी होगी, उसके लिए सब कुछ होगी। चिढ़ाना और बढ़ जाता है, इतना कि वो और बर्दाश्त नहीं कर पाती और वहां से चली जाती है। ग्रुप टेबल के आसपास इकट्ठा होता है और वो ड्रू, डेंजिल और मायो को ढूंढने जाती है। पहले वे खुश लगते हैं, लेकिन फिर सीधे उससे सवाल करते हैं। वे कहते हैं कि वो और कीफर अब साथ हैं। वो झट से इनकार कर देती है। फिर वे यूरी के बारे में पूछते हैं, जिसे उसे चुनना था। वे उसे चेतावनी देते हैं कि कीफर उसे सिर्फ चोट पहुंचाएगा, कि उसे यूरी को न चुनने का पछतावा नहीं करना चाहिए। वे कहते हैं कि क्लास फिर से बढ़ जाएगी और वे नहीं चाहते कि इसकी वजह वो बने। वे उसे वहीं खड़ा छोड़कर चले जाते हैं। उसे याद आता है कि पहले एला के साथ भी यही हुआ था, तब सब कुछ बिखर गया था। अब उसे फिर वही होता हुआ महसूस हो रहा है। वो घबरा कर सोचने लगती है, समझ नहीं आता क्या करे। उसे एहसास होता है कि उसकी वजह से लोग आपस में लड़ने लगेंगे। अचानक एंजेलो उसके पास आता है। वो उसे कपड़े बदलने को कहता है कि उसे ड्रेस पहननी होगी क्योंकि वे कहीं जा रहे हैं। वो उसे उलझन और बेचैनी से देखती है। वो उसे होटल ले जाता है, फिर एक रेस्टोरेंट, और उसे अब भी नहीं पता कि वे कहाँ जा रहे हैं। फिर वो बताता है कि वे यूरी और उसके परिवार के साथ डिनर करने वाले हैं। जब वे मिलते हैं तो यूरी का परिवार उसका वार्मली वेलकम करता है। वे एरिस के बारे में पूछते हैं, चिंता जताते हैं क्योंकि उससे कुछ समय से सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। यूरी की माँ उत्साह से ऐलान करती है कि शादी जेजे के बर्थडे पर होगी। वो सन्न रह जाती है। उसका बर्थडे अभी महीनों दूर है। उसका दिमाग फिर भटकने लगता है। वो सोचती है कि वो कब अपनी वेडिंग ड्रेस चुनेगी, कैसे वे यूरी की माँ के साथ जाएगी। यूरी सबके सामने उसके साथ प्यार से पेश आता है, भले ही वो समझ सकती है कि वो उससे नाराज है। वे इस बात पर बात करते हैं कि जब वे सब जापान शिफ्ट होंगे तो कितना मुश्किल होगा। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। वो बिल्कुल नहीं चाहती कि ऐसा हो। यूरी उसे एक तरफ ले जाता है ताकि वे थोड़ी देर अकेले चल सकें। वो नहीं समझ पाती कि उसके अंदर क्या चल रहा है, लेकिन वो पक्का फैसला कर चुका है। भले ही वो सिर्फ दिखावे के लिए उसे स्वीकार करे, ये उसके लिए काफी है। उसका एक ही मकसद है, कीफर से हारना नहीं, भले ही उसका दिल कीफर का ही क्यों ना हो। यूरी को यकीन है कि आखिर में वही उससे शादी करेगा। वो चला जाता है। वो वहीं खड़ी रह जाती है। उसके पीछे जाने की हिम्मत नहीं होती और वो फिर से उसके पीछे नहीं जाना चाहती। तभी वो उस लड़की को देखती है, ब्लास्टर की दोस्त। उसे समझ आता है कि वो उससे कुछ मांगने आई है। तभी अचानक ब्लास्टर आ जाता है और ऐलान करता है कि वो उसका बर्थडे सेलिब्रेट करने आया है। कीफर भी वहां होता है। उसका दिल बैठ जाता है। उसे डर लगता है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ होगी। वो और प्रॉब्लम्स में नहीं पड़ना चाहती। उसका दिमाग पहले ही भरा हुआ है। वो देखती है कि एक लड़की कीफर के बहुत करीब खड़ी है, जरूरत से ज्यादा। लगता है सब लोग पहले से ही इस गेट टुगेदर का हिस्सा है। कीफर उस लड़की का इंट्रोडक्शन देता है। उसका नाम माकी है। माकी उनके साथ टेबल पर बैठ जाती है। जेजे की छाती कसने लगती है। वो इसे बर्दाश्त नहीं कर पाती। उसकी जलन साफ दिख रही होती है।
इस बीच यूरी का परिवार एंजेलो को काम की बातें करने के लिए अपने साथ ले जाता है। यूरी वहीं रुकता है और जेजे को अपने हाथ से खाना खिलाता है, ठीक कीफर और माकी के सामने। माकी ध्यान से देखती रहती है, उनके रिश्ते को समझने की कोशिश करती है। वे कहते हैं कि वे बस करीबी दोस्त हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं, ठीक वैसे ही जैसे जेजे और कीफर सपोजिडली हैं। यूरी नोटिस करता है कि जेजे परेशान लग रही है। वो चुपचाप कीफर को मैसेज करती है। कीफर उसके मैसेज पर हंसता है और फोन पर ही उससे अपने प्यार का इजहार करता है। वो खुद को प्रभावित होने से रोकती है, उसे गालियां देती है, परेशान होकर कि वो फिर से बुरी भाषा इस्तेमाल कर रही है। वो मजाक करता है कि इसके बदले उसे एक किस मिलनी चाहिए। इससे पहले कि कुछ और हो, माकी उसके हाथ से फोन छीन लेती है और उसके और करीब आ जाती है। यूरी ये सब देखता है, अब उसे जलन साफ दिखने लगती है। माकी ज्यादा अपनापन दिखाते हुए हंसती है, फिर जेजे की तरफ मुड़कर कहती है कि उसे वो बिल्कुल अजीब नहीं लगती। वो बार बार कहती है कि उसकी खूबसूरती अलग है, लेकिन फिर क्रूरता से जोड़ देती है कि शायद वो चिड़ियाघर में होनी चाहिए, उसका मजाक उड़ाते हुए। वो उसके मुंह पर हंसती है। जेजे अब और सहन नहीं कर पाती। वो माकी के चेहरे पर जोर से थप्पड़ मारती है। तुरंत खून निकल आता है। माकी चीखती है और उसे गालियां देती है, कहती है कि वो अपनी माँ जैसी बिल्कुल नहीं है। जेजे भी बेरहमी से जवाब देती है। कीफर दौड़ कर आता है, ये कहते हुए कि जेजे जलन नहीं कर रही, लेकिन वो गुस्से और दर्द में उसे भी गालियां देती है और वहां से चली जाती है। अगले दिन स्कूल में वो बैठी होती है और कीफर को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाती। स्टूडेंट्स पैसे जमा कर रहे होते हैं और उसे पता चलता है कि कीफर ने उसकी तरफ से पैसे दे दिए हैं। वो गुस्से में उससे भिड़ जाती है, उसे दोष देती है, उसे चैलेंज करती है। जब वो जाने लगती है तो वो उसका हाथ पकड़ लेता है। वो पास आकर उसे याद दिलाता है कि वो कल से अजीब बर्ताव कर रही है, कि वो उस घटना की वजह से जल रही है। वो इनकार करने की कोशिश करती है, लेकिन वो और पास झुककर फुसफुसाता है कि उसे जलने की कोई वजह नहीं है, क्योंकि वो हमेशा उसी की है। उनकी नजरें मिलती हैं, वो उसे किस कर लेता है। पूरी क्लास खुशी से चिल्लाने लगती है। सब खुश है सिवाय उस दूसरे ग्रुप के जो साफ तौर पर इससे नफरत करता है। यूरी वहां पहुंचता है साफ तौर पर परेशान। वो उसे बताता है कि उसे एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस बुलाया गया है। यूरी और कीफर चुपचाप बैठे रहते हैं, एक शब्द नहीं बोलते। वो ऑफिस जाती है और उसे बताया जाता है कि उसे अपने पुराने स्कूल से सिग्नेचर लाने होंगे, उनके बिना वो ग्रेजुएट नहीं कर पाएगी। वो घबरा जाती है। वो वहां वापस नहीं जाना चाहती, क्योंकि वहां साइरस से सामना हो सकता है। एडमिनिस्ट्रेशन उसे छुट्टी दे देता है ताकि वो सिग्नेचर लेने जा सके। वो पूरी तरह दुखी होकर निकलती है। क्लास में वापस स्टूडेंट्स जेजे का बचाव करते हुए बहस करने लगते हैं और लड़ाई होते होते रह जाती है। वो दौड़कर आती है और सबको रोकती है। उसे साफ दिखने लगता है कि अब यूरी खुलकर कीफर के खिलाफ खड़ा हुआ है। बंटवारा शुरू हो चुका है, सब हैरान है। अब सवाल ये है कि आगे क्या होगा, और यहीं पर सब खत्म होता है। अपनी राय कमेंट्स में बताइए। वीडियो को लाइक करना मत भूलिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय।